हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का पहला लेक्चर खत्म हो गया जो कि एटॉमिक रेडियस पर था। आज हम लोग दूसरा लेक्चर करने वाले हैं जो कि आयनाइजेशन एनर्जी पर है। तो चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन। इसको पोटेंशियल भी कहते हैं, आपके बुक में पोटेंशियल दिया हुआ है। इसी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। हमारे पास एक एटम है, ठीक है। हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसके बीच में, उस एटम के चारों ओर रिवॉल्व करती है इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के पास चार्ज आता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है नेगेटिव। न्यूक्लियस के ओवर और न्यूक्लियस के पास चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है, जिसके न्यूक्लियस के पास चार्ज आता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही तो प्रोटॉन रहते हैं। जब कभी चार्ज की बात होती है, यानी चार्जेस की बात होती है, तभी हमें एक फोर्स याद आता है। दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब भी हम लोग चार्ज की बात करेंगे ना, हमें एक फोर्स याद आएगा। दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्जेस के बीच में एक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका भी जो नेचर होता है दो होता है। एक होता है कि अगर चार्ज लाइक होंगे, अगर चार्ज एक ही तरह के होंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज होगी तो पॉजिटिव, या तो नेगेटिव चार्ज होगी तो नेगेटिव। दूसरा नेचर जो होता है इसका अनलाइक चार्ज पर वर्क करता है। अगर चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव हुआ या नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, अगर जब भी चार्ज पॉजिटिव या एक सेम जैसे होते हैं तभी काम करेगा रिपल्सिव नेचर। इस फोर्स का काम करता है रिपल्सिव नेचर। जब भी चार्ज एक मतलब अपोजिट होते हैं तब काम करता है अट्रैक्टिव नेचर। यानी अगर यहाँ पर फोर्स पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कैसी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव रूप में है यहाँ पर, ठीक है। यानी न्यूक्लियस कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखा है। उस खींचने का जो फोर्स लगाया रहा है, दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दिस फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं कि हमारे पास कुछ एनाइंस बनते हैं, कुछ कटाइंस बनती हैं। यानी लूज करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो हम जानते हैं कि कैटाइन बनेगा, गेन करता है तो एनाइन बनता है। ये सब होते क्यों? इलेक्ट्रॉन लूज काहे करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्यों पड़ता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्यों पड़ता है? क्योंकि ये नहीं करेगा तो उसको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? स्टेबिलिटी में नहीं मिलेगी, वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं हो पाएगा। और स्टेबिलिटी अगर नहीं मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं हो पाएगा तो काम नहीं चलेगा। स्टेबिलिटी के लिए ऐसा होता है। तो हम एक यहाँ पर कंडीशन लाते हैं कि हम क्या करते हैं, एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया हमने। क्या किया? रिमूव किया। जब इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे तो इन दोनों के बीच में एक लग रहा है कौन सा फोर्स? दैट इज अट्रैक्टिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। अगर आप चाहते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना, यानी रिमूव करना इलेक्ट्रॉन को, तो आपको कहीं ना कहीं एनर्जी यूज़ करनी होगी। क्या यूज़ करनी होगी? एनर्जी यूज़ करनी होगी। दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर वो एनर्जी को बोलेंगे हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहीं से इसका डेफिनेशन निकल के क्या आता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड the amount of energy required to remove an electron from an isolated, ध्यान दीजिएगा शब्द पे, isolated neutral gaseous atom of an element is known as ionization energy of the element। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर वर्ड आया आइसोलेटेड, यहाँ पर वर्ड आया न्यूट्रल, यहाँ पर वर्ड आया गैसेस। इस टर्म को आप समझ लीजिए। अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी ऊर्जा चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में किसी भी पर्टिकुलर
एटम से। वो पर्टिकुलर एटम कैसा होना चाहिए, उसका बिहेवियर, उसका नेचर यहाँ दिया हुआ है कि वो पर्टिकुलर एटम आइसोलेटेड होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। दूसरी कि न्यूट्रल कंडीशन में होना चाहिए। और तीसरा जो एटम होना चाहिए वो गैसेस स्टेट में होना चाहिए। आइसोलेटेड इसलिए क्योंकि कितनी एनर्जी एक बंदा ले रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 आदमी है, 10 आदमी में 1 किलो समोसा रख दिए, कौन कितना समोसा खा रहा है आप बता नहीं सकते। एक पर्टिकुलर पर्सन को उठा कर रखना होगा, अलग अलग करना होगा, तभी पता कर सकते हैं कि एक बंदा कितना समोसा खा रहा है। उसी हिसाब से हमें कितनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को निकालनी होगी एक एटम से, उसके लिए हमको एटम को आइसोलेटेड रखना होगा, यानी अकेला करना होगा, अकेला साथ ही चलता चले। न्यूट्रल करना होगा, यानी उसके पास कोई तरह का चार्ज वगैरह नहीं होगा, क्योंकि एटम पर्टिकुलर न्यूट्रल ही होता है, एटम न्यूट्रल स्टेट में होता है, ये तो वैलिड ऐसे भी है। गैसेस में क्यों होना चाहिए इसको समझिए। अगर एटम सॉलिड हुआ भैया, अगर एटम सॉलिड हुआ तो वही बात हो गई। सॉलिड में क्या होता है कि एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं कुछ इस प्रकार से। अगर एटम क्लोजली पैक्ड है तो कौन सा एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी हमें लगानी पड़ रही है वो मुझे पता नहीं चलेगा। लिक्विड स्टेट में थोड़ी दूर होगी, गैसेस में तो पूरा दूर दूर है, इसीलिए हम लोग कैसा एटम लेते हैं, गैसेस एटम को लेंगे। कैसा लेंगे, गैसेस। ये 3 शब्द का मतलब समझ लीजिए, आइसोलेटेड, न्यूट्रल और गैसेस, ये पूरा डेफिनेशन का निचोड़ है। अगर ये भूल गए ना तो डेफिनेशन आपकी करेक्ट नहीं होगी। अगर आप आइसोलेटेड, न्यूट्रल और गैसेस लिखना भूल गए तो आपकी डेफिनेशन करेक्ट नहीं होगी, ठीक है। और सिंपल सी बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ जाता है, ये भी कॉन्सेप्ट आता है। अरे भैया हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, अब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव तो हो किया, लेकिन ये रिमूव होके कहाँ जाएगा भाई। इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ सर, यहाँ हम यहाँ देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, इलेक्ट्रॉन रिमूव करके कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पर जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिमूव करके कहाँ जाता है, इन्फिनिटी जाता है, इन्फिनिटी तक। हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम ऑफ एन एलिमेंट टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन निकल के इन्फिनिटी जाएगा बाबू। और वो इन्फिनिटी, एटम के लिए जो इन्फिनिटी होता है वो 2 सेंटीमीटर का होता है, 2 सेंटीमीटर का। आप बोलेंगे एक चींटी के लिए पूरा रूम जो है ये पूरा इन्फिनिटी बराबर है, क्योंकि उसको उतना दूर जाने में उसको इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी उसके लिए इन्फिनिटी। उसी तरह एटम के लिए इन्फिनिटी होती है 2 सेंटीमीटर। एटम के लिए कितनी इन्फिनिटी होती है, मतलब 2 सेंटीमीटर। आपको ये याद रखना होगा टर्म, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके बुक में एक टर्म दिया गया है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब समझते हैं हम लोग सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल से आपको बताता हूँ। एक बंदा है जिसके पास, कोई है आपका मित्र है, मेरा मित्र है जिसका नाम ए है। इसके पास 5 बिस्किट्स हैं, इस बंदे के पास 5 बिस्किट्स हैं, ठीक है। कई व्यक्ति हैं लेने वाले, क्या करेंगे वो वन बाय वन करके एक बार में एक 1 बाय 1 आएगा, एक एक बिस्किट्स लेके जाएगा इसके पास से। क्या करेगा, 1 बाय 1 आएगा, एक बिस्किट्स लेके जाएगा। बंदा एक है, एक ही के पास, ए नाम का बंदा के पास 5 बिस्किट्स है, आपको ये याद रखना है। 1 बाय 1 आएगा, 1 बिस्किट्स लेके जाएगा। उसी तरह कह सकते हैं कि कोई हमारे पास एटम है, मान लेते हैं वो एटम एम है, उसके पास कई इलेक्ट्रॉन है। क्या है, कई इलेक्ट्रॉन है। एटम है जिसका नाम एम है, उसके पास कई इलेक्ट्रॉन है। मान लेते हैं इसके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 नहीं 10 मान लेते हैं। चलिए इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी क्या होगा, 1 बाय 1 कोई आएगा, 1 बाय 1 क्या आएगा, 1 बाय 1 कोई आया, कोई भी आया मान लेते हैं, वो क्या करेगा, इससे 1 बाय 1 एक एक को इलेक्ट्रॉन निकालेगा। 1 बाय 1 आएगा, एक एक को इलेक्ट्रॉन निकाल के जाएगा। सिंपल सी बात है, यही कंडीशन यहाँ पर वैलिड, यहाँ पर ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अब जो बंदा आएगा, बंदा एक है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन का केस आएगा, सक्सेसिव
रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है, यानी कि 1 बाय 1 एक ही इलेक्ट्रॉन से बार बार निकालना, सक्सेसिव काम वर्क चल रहा है, सक्सेसिव रिमूवल इलेक्ट्रॉन चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता जाएगा तो सक्सेसिव रिमूवल एंड इलेक्ट्रॉन से ही आया है एक टर्म सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होता कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक एम नाम का कोई भी व्यक्ति है, छोड़ दीजिए इसकी बात करते हैं, हमारे पास कोई एम नाम का एटम है मान लेते हैं, इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, क्या किया हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। अब इसके पास जो चार्ज आएगा वो m प्लस आ जाएगा, सिंपल सी बात है, आप लोग जानते भी होंगे, ये चार्ज आएगा। अब इस m प्लस, अब इसके पास चार्ज क्या है, m प्लस है। अब इस m प्लस वाले चार्ज से हमने एक इलेक्ट्रॉन को और रिमूव कर दिया, अब इसके पास चार्ज आएगा m2 प्लस। इस m2 प्लस वाले से अब इसके पास चार्ज आ गया m2 प्लस, अब इससे मैंने एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, अब इसके पास चार्ज आ गया m3 प्लस। कहने का बात है, बंदे के पास ए नाम के बंदे के पास 5 बिस्किट था, एक बंदा आया, मैं आया, भाई बिस्किट दे दे, एक कम से कम खिला दे मुझे, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, सिंपली एक बार मैंने बोला उसको, वो एक बिस्किट दे दिया। दूसरा मेरा मित्र मेरे को देख रहा था, वो ऐसे ऐसे बिस्किट लिया, मैं जाता हूँ, वो गया, वो बोला भाई एक बिस्किट दे दे, वो बोला अरे मेरे पास तो अब 4 ही बचे हैं, मैं तुझे कैसे दे दूँ। तो दूसरा जो उसके पास लेने गया वो बोलता अच्छा तूने उसको दिया, मुझे नहीं देगा, अच्छा वो सोचा कि चल तेरे को भी दे देता हूँ, उसको भी दे दिया। अब तीसरा गया, अब तीसरा बोल रहा है मेरे को बिस्कुट दे यार, तो बोलता देख भाई उसको भी मैंने एक दे दिया, उसको भी दे दिया, मेरे पास 3 ही बचे हैं, अब मैं तेरे को नहीं दूंगा, अब नहीं दूंगा ये बोल रहा है। ये तीसरा वाला जो लेने गया है बोलता नहीं उसको तूने दिया, पहले वाले को भी दिया, दूसरे वाले को दिया, मुझे कहने देगा तू, मुझे देना पड़ेगा तुझे, मुझे देना पड़ेगा तुझे। तो पहले वाले को कम मेहनत करनी पड़ी बिस्किट लेने के लिए, दूसरे वाले को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और तीसरे वाले को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। वही केस आता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का, कि एटम से इलेक्ट्रॉन को हम जैसे निकालेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कम आयनाइजेशन एनर्जी देनी होगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा देनी पड़ेगी, और तीसरा निकालने के लिए हमें और भी आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी को हम लोग टर्म दिए हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी कम लगेगा सेकेंड से, इसको बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, इसको बोलेंगे थर्ड। ये आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है। एटम ए तो बदला नहीं, एटम वही रहे, उसी पर्टिकुलर एटम से 1 बाय 1 करके हमने इलेक्ट्रॉन को निकालना शुरू किया, तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा लगेगी। इस कॉन्सेप्ट को कैसे एनर्जी ज़्यादा लगेगी समझिए। देखिए यहाँ पर जो न्यूक्लियस था, इसके पास चार्ज जो था वो सेम था, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज उतने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जितना भी न्यूक्लियस के पास चार्ज है उसको छोड़ दीजिए आप, इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव किया, कोई बात नहीं, एक इलेक्ट्रॉन को आप ले लीजिए। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होते जाएगा, अब देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, न्यूक्लियस पर तो चार्ज नहीं है, न्यूक्लियस का चार्ज तो रिड्यूस नहीं हो रहा है। अगर न्यूक्लियस का 5 है, ये तो कांस्टेंट 5, यहाँ भी 5, यहाँ पर भी 5 चार्ज रह रहा है, यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फर्स्ट केस में 4 इलेक्ट्रॉन था, एक रिमूव हो गया, अब तो 3 बचा, तीसरा केस में 2 ही बचा उसके पास। जितना कम इलेक्ट्रॉन बचेगा उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का जो पावर है इलेक्ट्रॉन पर वो ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसीलिए यहीं से एक टर्म उठ गया, दिस इज सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। और सक्सेसिव आयनाइजेशन का मूल मंत्र है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो थर्ड होगी वो हमेशा बड़ी होगी सेकेंड से, और सेकेंड जो है हमेशा फर्स्ट से। आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड बहुत ज़्यादा लगेगी, आयनाइजेशन सेकंड से, सेकंड एनर्जी से फर्स्ट वाले से सेकंड ज़्यादा लगेगी। ये है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। कहने का मतलब कि अगर पॉजिटिव चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज किस पर इंक्रीज हो रहा है, आयंस पर इंक्रीज हो रहा है, आयंस पर। ये जो आयन आप देख रहे हैं, आयंस पर जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, आयंस मतलब ये एटम पर आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्लस था पहले, अब यहाँ पर देखिए प्लस था, 2 प्लस हो गया, फिर 3 प्लस हो गया। यानी आयंस पे, अगर आयंस कब बनते हैं, जब कोई एटम
लूज करता है या गेन करता है उस समय आयंस बनते हैं, आयंस का फॉर्मेशन होता है। पॉजिटिव चार्ज अगर आयंस पर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इतना बात आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी को, फैक्टर्स विच इज गोइंग टू अफेक्ट दिस आयनाइजेशन एनर्जी, उस फैक्टर्स को समझते हैं। फैक्टर्स अफेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को। पहला फैक्टर जो है वो है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज कैसे अफेक्ट करेगा समझिए। ये मैंने बना लिया पहला, ये दूसरा। अब देखिए या फर्स्ट केस में आपको दिख रहा है कि डिस्टेंस जो है, द डिस्टेंस आप मान लें, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्या है, मोर है, ज़्यादा है। सेकंड केस में जो डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वो लेस है एज कंपेयर टू फर्स्ट केस। ये पहला केस ए और बी, यानी कंपैरिजन में देखें कि बी के कंपैरिजन में जो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन है वो ए में ज़्यादा है, बी में डिस्टेंस क्या है, कम है। जितना ज़्यादा, जितना नज़दीक न्यूक्लियस का, जितना नज़दीक न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन रहेगा बाबू, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस का नज़दीक इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ज़्यादा क्या बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा। दैट फोर्स विल इंक्रीज, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज होगा। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन चलता जाएगा फोर्स उतना घटती जाएगी, ठीक है, फोर्स घटता जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि न्यूक्लियस का जो पावर है इलेक्ट्रॉन पर वो लेस होता जाएगा, घटता जाएगा, पावर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटता जाएगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटता जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज जो है, सॉरी, आयनाइजेशन एनर्जी की जो ज़रूरत है वो भी कम लगेगी, आयनाइजेशन एनर्जी भी लेस अमाउंट में चाहिए हमें। डिस्टेंस जितना नज़दीक होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मोर ज़्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगा तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की भी हमें ज़रूरत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज जो है बाबू, एटॉमिक साइज वो कहीं ना कहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी का। यानी जितना साइज बढ़ेगा उतना कम आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, और जितना साइज घटेगा उतना अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी आपको लगाना होगा। ये सिंपल सा फंडा जो पहला इफेक्ट डाल रहा था। अब समझते हैं दूसरा जो इफेक्ट डालेगा आयनाइजेशन एनर्जी पर, वो क्या है। दूसरा है जो आपके बुक में डिस्कस है, आपके सिलेबस में आने वाला है, वो है न्यूक्लियर चार्ज। वो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और हम जानते हैं कि जेड मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक नंबर। यानी कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये बात आपको पता है कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहेगा उतना नंबर ऑफ चार्जेस न्यूक्लियस के पास रहेगा। न्यूक्लियस के पास चार्ज आता है प्रोटॉन्स की वजह से, जितना ज़्यादा प्रोटॉन्स रहेगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज रहेगा। न्यूक्लियर चार्ज कैसे अफेक्ट करता है समझिए। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रभाव जो है इलेक्ट्रॉन पे बढ़ेगा। कैसे समझते हैं, अब मानते हैं पर्टिकुलर एटम पर, यहाँ पर न्यूक्लियस का चार्ज मान लेते हैं कि 6 प्रोटॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है 3 ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। 6 प्रोटॉन
हावी होता जाएगा इस इलेक्ट्रॉन पर 6 बड़ा प्रोटॉन है, 6 ज़्यादा न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना अधिक क्या करेगा, वो नेगेटिव चार्ज पर डेमोन्स्ट्रेट करेगा, वो उसको दाबेगा, उसको खोजेगा कि तुम मेरे पास आ, उसको खींचेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगी। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हम लोग पीरियडिक टेबल में एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे, 3 से 4 जाएंगे, 4 से 5, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 जाएंगे, 2 से 10, 9 से 10 चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या बढ़ा रहे हैं, एक्चुअली हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज को पढ़ा रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज कब बढ़ता है, जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज इस प्रकार से अफेक्ट करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसका, न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि जितना प्रभाव इलेक्ट्रॉन पे बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा आपको एनर्जी चाहिए न्यूक्लियस को, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो ये फैक्ट डालता है। तीसरा जो आपके बुक के सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि एक्सेप्शंस आपको बताना है, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये नाम तो सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते समय में एक स्टेज आता है, दैट इज नोन एज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब करेंगे तो हमें एक देखने को पोजीशन मिलेगा या स्टेज आ जाएगा जहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखने को मिलेगा। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 केसेस के कारण आते हैं। पहला केसेस होता है कि सबसेल अगर हाफ फील्ड हो गया, क्या हो गया, सबसेल अगर हाफ फील्ड हो गया या सबसेल फुल फील्ड हो गया। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का केस तब आएगा जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के दौरान सबसेल हाफ फील्ड हो जाते हैं या फुल फील्ड हो जाते हैं। तो सबसेल्स कितने होते हैं, एस होते हैं, पी होते हैं, डी होते हैं और एफ होते हैं। हम जानते हैं कि एस मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन को रख सकता है अपने बक्से के अंदर, 2 रख सकता है, पी कितना रख सकता है, 6 रख सकता है, डी कितना रख सकता है, 10 रख सकता है, एफ कितना रख सकता है, 14 रख सकता है। यानी ये फुल है, ये फुल है, ये फुल है, ये फुल है, ये फुल इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है। और हाफ इसकी कितनी होगी, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का 1, 6 का 3, 10 का 5, 14 का 7, ये हाफ हुआ। जब इस बक्सा को फिल करेंगे, एसपीडीएफ के अंदर जब इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, मान लेते हैं पी के अंदर इलेक्ट्रॉन हम रख रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन हम पी के अंदर रखेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, जब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन तक गया ये हाफ फील्ड हो गया। ये कैसा हो गया, हाफ फील्ड। तब प्रॉब्लम क्रिएट होगा। दूसरा कंडीशन प्रॉब्लम कब क्रिएट होगा कि जब इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड, कुछ इस प्रकार से जब फुल फील्ड हो गया तब प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सभी सब सेल के लिए, ये पी के लिए ही नहीं है, आप यहाँ डी के लिए भी यही वैलिड होगा, एफ के लिए भी यही वैलिड होगा, एस के लिए भी यही वैलिड होगा। अगर एस, डी, एफ किसी भी सब सेल का हाफ फील्ड या फुल फील्ड कंडीशन आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के दौरान, तभी आपको मुश्किल आएगी, यानी तभी हमको देखने को मिलेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी में थोड़ा छेड़खानी हो रहा है, थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है। उस इफेक्ट को ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डालता है। ठीक है, मान लेते हैं किसी का आप कर रहे हैं तो लिथियम का ही कर रहे हैं, यानी आप मान लेते हैं बेरिलियम का कर रहे हैं, तो बेरिलियम का जब हम करेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2। तो यहाँ S जो है पूरा फुल फिल है। S के पास कितना होता है, एक ही होता है डब्बा, ये फुल फिल हो गया, ये फुल फिल हो गया तो प्रॉब्लम आएगी। ये बोल रहा है कि प्रॉब्लम है, तो ये बताएगा कि प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, ये थर्ड हुआ जो कि फैक्टर जो अफेक्ट करेगा आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी को। अब चलिए समझते हैं एक ट्रेंड के बारे में कि क्या ट्रेंड चलता है along a period and down a groove। ट्रेंड को समझते हैं, पहले समझते हैं along a period और across a period। along a period कैसा ट्रेंड चलेगा, कोई एक एलिमेंट को, कोई एक पीरियड को उठाते हैं, पीरियड नंबर 2 उठा रहा हूं मैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। जब ऐसे ऐसे चल रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है,
एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। लिथियम का 3 था, बेरिलियम का 4 हो गया, बोरॉन का 5 हो गया, कार्बन का 6 हो गया, नाइट्रोजन का 7 हो गया, ऑक्सीजन का 8 हो गया, फ्लोरीन का 9 हो गया, नियोन का 10 हो गया। जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो हम क्या जानते हैं कि प्रोटॉन का नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो उतना ही रहेगा। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाएगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता गया तो क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा हावी हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूक्लियर जो है, ये न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पर हावी हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पर हावी हो जाएगा, और ये बहुत तेज़ी से उसको अट्रैक्ट करेगा। जितना तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा तो हमें उतनी ही आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, क्या निकालने के लिए? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी से न्यूक्लियस बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से खींच रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स बढ़ता गया कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती गई, क्योंकि पॉजिटिव का हम चार्ज और बढ़ा रहे हैं तो और फोर्स बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी आप रिमूव करने के लिए अब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो और मुश्किल हो गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। ये ट्रेंड चलेगा कि अगर अलोंग अ पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? सिंपल सी बात, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। क्या करता है? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। अब समझते हैं कि ट्रेंड डाउन अ ग्रुप कैसा चलेगा। कैसा चलेगा? डाउन अ ग्रुप क्या है फंडा डाउन अ ग्रुप का? तो डाउन अ ग्रुप आ जाते हैं। डाउन अ ग्रुप समझते हैं। कोई उठा लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, इधर आने से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम की ओर आने से, इधर चलने से क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। यानी यहाँ पर K था तो यहाँ पर K के बाद L भी आ गया, यहाँ पर K के बाद KLM आ गया, यहाँ K के बाद KLMN आ गया। तो यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रहा है? हम क्या देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है, यानी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो बाबू इसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या हो रहा है? वो कमज़ोर पड़ रहा है, वीक पड़ रहा है। अगर वीक पड़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी हमको कम लगाओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया है, तो एनर्जी हम कहाँ वेस्ट करेंगे। तो हम क्या जान रहे हैं कि आयनाइजेशन जितना साइज बढ़ता जाएगा, एटॉमिक साइज जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम लगेगी, क्योंकि न्यूक्लियस से जितना दूर इलेक्ट्रॉन जाता जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक होता जाएगा, और वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या इलेक्ट्रॉन निकालना अब आसानी हो गया। ये ट्रेंड चलता है कि डाउन ग्रुप जब भी जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा? एक और अगर कहीं इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ डिक्रीज करेगा। सिंपल सी बात है। अगर अलोंग अ पीरियड कुछ चीज़ इंक्रीज कर रहा है तो डाउन ग्रुप पक्का डिक्रीज करेगा। अगर अलोंग अ पीरियड डिक्रीज कर रहा है तो डाउन ग्रुप इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर ये अपोजिट चलते हैं हम अपने के, अब एक दूसरे के। तो डाउन ग्रुप आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, वो आप लोग थोड़ा देख लीजिए। वो ये है कि हाइड्रोजन, यानी यहाँ से यहाँ चलेंगे, लास्ट में आपका हीलियम आता है। यहाँ से यहाँ चलेंगे तो लास्ट में आपका पीरियोडिक टेबल में फ्रांसियम ही आता है। कहने का मतलब कि इस ओर तो सबसे अधिक होगी क्या? आयनाइजेशन एनर्जी सबसे, हीलियम की सबसे अधिक होगी। इस ओर है, इस ओर जाने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो हीलियम के पास सबसे अधिक आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसके पास होगी? हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वो होगी हीलियम के पास। ठीक है, हीलियम के पास क्यों होगी? क्योंकि ये न्यूक्लियर चार्ज वैसे भी वो लास्ट में, एकदम लास्ट में पीरियोडिक टेबल का, और उसका उधर न्यूक्लियर चार्ज भी बड़ा, आयनाइजेशन एनर्जी। दूसरा बात क्या है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 1s, इसका होता है हीलियम का 1s2,
तो ये क्या है, फुल फील्ड है। अगर फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये ऐसे भी इसका एक्सेप्शनली क्या होगा, हाई आयनाइजेशन, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। इधर से सबसे कम किसका होना चाहिए, फ्रांसियम का होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है क्योंकि फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, हम यहाँ सीजियम को पकड़ के चलेंगे, इसीलिए सीजियम हैज़ द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, लोएस्ट आईई एनर्जी यानी आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये मुझे बताता हूँ। अब चलते हैं एक्सेप्शंस की ओर। एक्सेप्शंस बाबू हम लोग का इंतजार कर रहा है, चलो एक्सेप्शंस को करते हैं पकड़ पकड़ पकड़, उसको करते हैं थोड़ा जकड़। एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस पीरियड नंबर 2 लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसा ही है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, 1s2 2s2, 1s2 2s2, 2p1, इसके बाद करते जाएंगे 2p2, 2p3 आएगा, 2p4 आएगा, 2p5 आएगा, 2p6 आएगा। ठीक है, अब इसमें से खोजिए कि कहाँ पर हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। ये तो लास्ट में वैसे भी है, हाफ फील्ड है, लेकिन लास्ट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए, लास्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेरिलियम का देखने को मिलता है कैसा, फुल फील्ड। कैसा देखने को मिल रहा है, फुल फील्ड आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और कहीं 2p3 वाले में, 2p3 वाले में हमको क्या देखने को मिलता है, हाफ फील्ड आयनाइजेशन, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और 2p6 लास्ट में है, फुल फील्ड है, नो प्रॉब्लम। लास्ट में तो क्या दिक्कत है, लास्ट वाला और फर्स्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं होता है, बीच वाले में दिक्कत होता है। लास्ट और फर्स्ट वाले में कभी दिक्कत नहीं होगा, बीच वाले में दिक्कत होगा। अगर फुल फील्ड होता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका, तो ये क्या करता है, बेरिलियम 1 स्टेप अहेड जाएगा, नाइट्रोजन भी 1 स्टेप अहेड जाएगा। कहने का क्या मतलब है, होना क्या चाहिए, रियलिटी में क्या होना चाहिए कि लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी, लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, इधर से जब हम लोग इधर चलते हैं, अलोंग अ पीरियड चलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। यानी लिथियम के बाद बेरिलियम का होना चाहिए, बेरिलियम का ज़्यादा होना चाहिए, इसके बाद बोरॉन का होना चाहिए, इसके बाद कार्बन का होना चाहिए, उसके बाद नाइट्रोजन का होना चाहिए सबसे अधिक, उसके बाद ऑक्सीजन का, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे ऐसे चलना चाहिए। लेकिन ये रियलिटी नहीं, ये क्या है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी में क्या होता है, देखिए रियलिटी में होता कुछ ऐसा है कि लिथियम के बाद बोरॉन आता है, बोरॉन के बाद बेरिलियम चला जाता है, इसके बाद कार्बन आते हैं, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद ऑक्सीजन आ जाता है, इसके बाद नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियॉन चलता है। ऐसा इसलिए वो ज़्यादा ही आगे नहीं जाता है, ये बोले तो एक स्टेप खाली आगे भागेगा। कितना भागेगा, एक स्टेप। क्यों हुआ ये, फुल फील्ड और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण 1 स्टेप आगे चले जाएगा। लिथियम के बाद होना चाहिए बेरिलियम का, लेकिन हो जाता है बोरॉन का, क्योंकि बेरिलियम का ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है बोरॉन से। क्यों, फुल फील्ड और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक, इसका फुल फील्ड है इसलिए। यहाँ पर हम देखेंगे अभी तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा होना चाहिए रिलेटिव में, लेकिन क्या होता है कि नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से। क्यों होता है, फुल, इसका क्या है, हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जब भी एक्सेप्शनली कोई भी जो भी पर्टिकुलर आप बात कर रहे हैं एटम की, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई हो जाती है। ये थी एक्सेप्शनल बातें, एक्सेप्शन के कारण। ठीक है, ये एक्सेप्शन था इसका। अब आपके आयनाइजेशन एनर्जी से जितने भी क्वेश्चन बोर्ड्स में एग्जाम में आने वाले हैं उतना काफ़ी है, इससे ही आगे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।